नमस्कार। उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। ये चौथा भाग है। 3 भाग हो चुके हैं। प्रत्येक भाग में 20 प्रश्न है। पीछे के भाग आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं या फिर चैनल की प्लेलिस्ट उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस चैनल की प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, विकल्प के साथ दिए हुए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहित्य से संबंधित चाहे कोई भी परीक्षा हो, उसमें इस तरह के प्रश्न आते हैं, आपको भी पता है। आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से सुने, देखें और ज़रूरत हो तो आप नोट भी कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये प्रश्न कैसे लगे आपको, वीडियो कैसी लगी, अपनी राय अवश्य दें। यदि आपको अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक करें। यदि वास्तव में आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो। चलिए शुरू करते हैं आगे के प्रश्न। प्रश्न नंबर 61। कल्पना सिद्धांत। एक तरफ यहाँ सिद्धांत दे रखे हैं और दूसरी तरफ सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। कौन सा सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है ये बताना है, मिलान करना है। मिलान करते हैं। कल्पना सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, अभिव्यंजनावाद सिद्धांत। विचारक हैं इनके कोलरिज, वर्ड्सवर्थ, रिचर्ड्स, क्रोचे। अब देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, कौन सा सिद्धांत किसने दिया था, मिलान करते हैं, आप नोट कर सकते हैं। कल्पना सिद्धांत ये कोलरिज का दिया हुआ है, कोलरिज का सिद्धांत है कल्पना सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कोलरिज। काव्य भाषा सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रवर्तक है वर्ड्सवर्थ। संप्रेषण सिद्धांत ये पहले भी आ चुका है, इसके प्रवर्तक रिचर्ड्स है। अभिव्यंजनावाद ये भी पहले आ चुका है पहले भाग में, इसके प्रवर्तक है क्रोचे। इस प्रकार इस प्रश्न का जो विकल्प सही होगा वो होगा 1, 2, 3, 4। अगला देखते हैं। भाषा का ऐसा कलात्मक प्रयोग जो मानव स्थितियों के नाना पहलुओं को साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? और इसका सही उत्तर क्या होगा? संरचनावाद। कि भाषा का ऐसा कलात्मक प्रयोग जो मानव स्थितियों के नाना पहलुओं को साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करता है संरचनावाद कहलाता है। डॉक्टर नामवर सिंह की कृति कविता के नए प्रतिमान किससे प्रभावित है ये बताना है। देखिए, जो रचना है कविता के नए प्रतिमान ये डॉक्टर नामवर सिंह की है और किस चीज से प्रभावित है, किस वाद से प्रभावित है, हमें ये देखना है। ये विखंडनवाद से प्रभावित है या संरचनावाद से या फिर रूसी रूपवाद से या फिर अस्तित्ववाद से। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रूसी रूपवाद। नामवर सिंह की कृति कविता के नए प्रतिमान ये रूसी रूपवाद से प्रभावित है। अगला है, उत्तर संरचनावाद के उदय का कारण है। किस कारण से उत्तर संरचनावाद का उदय हुआ? क, पुरानी चिंतन प्रणाली के प्रति वितृष्णा। ख, राजसत्ताओं से मानव अधिकारों की मांग। ग, भूमंडलीकरण की प्रवृत्ति। घ, सभी। देखिए, उत्तर संरचनावाद के उदय का कारण ये सभी थे। क्या थे? सभी। पुरानी चिंतन प्रणाली के प्रति वितृष्णा भी थी, राजसत्ताओं से मानव के अधिकारों की मांग भी थी और भूमंडलीकरण की प्रवृत्ति भी उत्तर संरचनावाद के उदय का कारण थी। अगला देखते हैं। संरचनावाद की अवधारणा के मूल तत्व हैं। क्या तत्व है संरचनावाद के अवधारणा के? स्वायत्तता है, प्रयोजन है, अखंडता है या फिर सभी है? देखिए, संरचनावाद की अवधारणा के जो मूल तत्व हैं वो प्रयोजन भी है, स्वायत्तता भी है, अखंडता भी, यानी कि तीनों ही इसकी अवधारणा के मूल तत्व हैं। रूपवाद का उदय कहाँ हुआ था? जापान, ब्रिटेन,
अमेरिका, रूस। रूपवाद का उदय रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। रूपवाद के समर्थक उन्नायक हैं। 4 विकल्प हैं, इन चारों में से कौन रूपवाद के समर्थक के उन्नायक हैं? जैकोबसन, बोरिस अकेनवाद, विक्टर शेकेलोवस्की या फिर सभी। देखिए, रूपवाद के समर्थक ये सभी हैं। क्या है? सभी आएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। द स्टेट्समैन्स नामक ग्रंथ किसने लिखा था? अरस्तु ने, प्लेटो ने या महात्मा गांधी ने या फिर कोलरिज ने? द स्टेट्समैन ये ग्रंथ किसका है? प्लेटो का है। किसका है? प्लेटो का है। अगला प्रश्न आता है, देखिए इस प्रश्न में द हाउस गलत लिखा हुआ है। द हाउस नहीं है कोई भी, तो क्या है ये? द लॉज, LAWS। फिर से लिख देती हूँ, LAWS। द लॉज के लेखक कौन है? प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ या फिर इलियट? देखिए, द लॉज ये पुस्तक है, ग्रंथ है, इसके लेखक हैं प्लेटो। कौन है? प्लेटो। अगला प्रश्न आता है कि कवि का महत्व एक मोची से कम है, ये विचार किसने दिया? किसका है? किसने कहा था कि कवि का महत्व एक मोची से कम है? प्लेटो ने कहा था या अरस्तु ने या फिर कोलरिज ने या फिर रिचर्ड्स ने? कवि का महत्व एक मोची से कम है, ये अरस्तु ने कहा था। अरस्तु का कथन है, ये अरस्तु का विचार है कि कवि का महत्व एक मोची से कम है। साहित्य को मिथ्या अनुकृति माना है। किसने माना है साहित्य को मिथ्या अनुकृति? अरस्तु ने माना है, प्लेटो ने माना है, वर्ड्सवर्थ ने या फिर कोलरिज ने? साहित्य को मिथ्या अनुकृति प्लेटो ने माना है। किसने माना है? प्लेटो ने माना है। कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण किस प्रकार का था? कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण किस प्रकार का था ये बताना है। आनंदवादी था या सौंदर्यवादी था या फिर उपयोगितावादी या मानवतावादी? देखिए, कला के प्रति प्लेटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी था। क्या था? उपयोगितावादी, केवल उपयोग करना था। नई समीक्षा के जन्मदाता कौन है? लेंगर बंधु या क्रोचे या प्लेटो या फिर अरस्तु? नई समीक्षा, इसके प्रवर्तक हैं लेंगर बंधु। क्रोचे ने ज्ञान के कितने रूप माने हैं? 2, 3, 4, 5। क्रोचे ने ज्ञान के 2 रूप माने हैं। कितने माने हैं? 2 रूप माने हैं। अगला है, अभिव्यंजनावाद का एक अन्य नाम है। अभिव्यंजनावाद को और क्या कहते हैं? अभिव्यक्ति कहते हैं या स्वयं प्रकाश ज्ञान कहते हैं या फिर वक्रोक्ति या फिर रीति? अभिव्यंजनावाद को स्वयं प्रकाश ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयं प्रकाश ज्ञान। आगे देखते हैं, दुखांत नाटक की मीमांसा अरस्तु के किस सिद्धांत से होती है? दुखांत नाटक की मीमांसा अरस्तु के किस सिद्धांत से होती है? अनुकरण सिद्धांत से होती है या विरेचन सिद्धांत से या कै और कै दोनों से या इनमें से कोई नहीं? देखिए, दुखांत नाटक की मीमांसा अरस्तु के अनुकरण और विरेचन इन दोनों सिद्धांतों से होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कै और कै दोनों। यानी कि दुखांत नाटक की मीमांसा अनुकरण सिद्धांत से भी होती है और विरेचन सिद्धांत से भी होती है, और दोनों ही सिद्धांत किसके हैं? अरस्तु के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कला को नैतिक मूल्यों से मुक्त मानता है? किसने कला को नैतिक मूल्यों से मुक्त माना है? क्रोचे ने माना है, लोजाइनस ने माना है, फिर रिचर्ड्स ने या फिर ड्राइडन ने? और सही उत्तर क्या है? क्रोचे। क्रोचे ने कला को नैतिक मूल्यों से मुक्त माना है। अरस्तु के अनुकरण का अर्थ है, क्या है अनुकरण का अर्थ अरस्तु के अनुसार, ये बताना है। देखिए, कला जीवन का अनुकरण है या हूबहू नकल ही अनुकरण है या कला प्रकृति की अनुकृति है या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, अरस्तु के अनुकरण का अर्थ है कला प्रकृति की अनुकृति है। अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति की अनुकृति है। अगला है, कवि या कलाकार तो नकल करता है, ये कथन किसका है?
कवि या कलाकार तो नकल की नकल करता है, ये कथन अरस्तु का है। किसका है? अरस्तु का है। प्लेटो के अनुसार काव्य के प्रयोजन हैं। क्या प्रयोजन है काव्य के प्लेटो के अनुसार, ये बताना है। राष्ट्रोत्थान या साहित्य का उद्घाटन या मानव कल्याण या फिर सभी। देखिए प्लेटो के अनुसार काव्य के ये सभी प्रयोजन है। राष्ट्रोत्थान भी है, साहित्य का उद्घाटन भी है और मानव कल्याण भी है। ये सभी काव्य के प्रयोजन है प्लेटो के अनुसार। आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।